हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लासेस बेस आंसर में। और दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है इसमें हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, एक जीके टाइप का ये चल रहा है। जैसे आपका ये एक तरह से 11th की केमिस्ट्री भी कहें इसको, और आपका जो इसके बारे में जीएस है, जनरल नॉलेज है, उसको भी हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक इसका लेवल हम लोग इस प्रकार से बना चलना है कि हम लोग का जीके और जीएस जो हाइड्रोजन से रिलेटेड उसके कंपाउंड हैं और हाइड्रोजन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनके बारे में कुछ जाने हम लोग। ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोग का जो केमिस्ट्री के साथ साथ जो इसका जीएस पोर्शन है आपके अदर वनडे एग्जाम्स में जो मिलते हैं हम लोग को, ठीक है, वो भी क्या हो कवर होता रहा इसमें। ठीक है, तो इसमें आज एक स्टेप हम लोग आगे चलेंगे। आज अभी कल हम लोगों ने क्या है हाइड्रोजन और उसके बारे में देखा था। आज उसके कंपाउंड के बारे में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों जानते ही हो आपका जो अर्थ पे हम लोग का जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जीवित वस्तुएं हैं, चाहे वो प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, है ना। आपके दोनों में से किसी को भी जीवित रहने के लिए, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का अगर है यहाँ पे तो कुछ गैसें हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन गैस। और उसके अतिरिक्त बात करें हम लोग तो आपका एक लिक्विड है ना, एक द्रव जो बहुत ही आवश्यक है हम लोग के लिए, है ना। आप देखते हो आपके जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का लिक्विड पाया ही पाया जाता है। ठीक है, आपका वो किसी फॉर्म में हो और उसको कुछ भी हम लोग नाम देते हो, जैसे हम लोग का ब्लड है तो उसमें क्लोरोफिल वगैरह है ना, तो ब्लड भी क्या है हम लोग का तरल ही है। ठीक है, आपके जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके अंदर भी क्या है कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और जो उन्हीं तरल पदार्थों का जो निर्माण है, या फिर हम लोग कह लें कि उन तरल पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, और जो जिस तरल की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अन्य जो तरल है बॉडी के अंदर हम लोग के फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसका हम लोग का नाम है जल, वाटर। हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में, ठीक है ना। वाटर है ना, पानी जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में। और जानते हो आपका कि ये जीवन के लिए कितना ही आवश्यक है। और आजकल तो बिल्कुल ही ये हम लोग के लिए एक चैलेंज हो गया है कि हम लोग किस प्रकार से जल को बचाएं और पृथ्वी पे अपने जीवन को और लॉन्ग टाइम के लिए, है ना, जो आपके मानव जीवन है उसको लॉन्ग टाइम के लिए क्या है सुरक्षित करें। तो जल तो अपने आप में एक बिल्कुल समझिए कि एक लिविंग थिंग्स के लिए क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट वाटर हम लोग क्या है लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग वही उसी जल के बारे में पढ़ेंगे। जल है क्या चीज़। तो जल दोस्तों जानते ही हो, अभी पिछले वाले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कि जल का एक अभिन्न अवयव है हाइड्रोजन। और फिर देखा था हम लोगों ने कि हाइड्रोजन क्या है पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला 96-97% क्या है पूरे ब्रह्मांड की बात करें हम लोग तो सबसे अधिक पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। और हम लोग अपने अर्थ पे बात करें तो अर्थ पे वो विभिन्न कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बनिक कंपाउंड में भी वो पाया जाता है। ठीक है, अब वाटर की बात करते हैं हम लोग, जब जब जल की बात करते हैं दोस्तों तो जल ही जीवन है, ये वर्ड तो बिल्कुल दिमाग में, जल से जल की बात की जाती है, जल ही जीवन, ये वाक्य क्या है तुम दिमाग में हम लोग के आता है। ठीक है, तो पहली चीज तो दिमाग में ये आ रही है कि जल सभी सजीवों के लिए क्या है आवश्यक है। पहला दिमाग में पॉइंट तो यही आ रहा है कि सभी सजीव जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं सबके लिए जल क्या है बहुत ही आवश्यक है। और सभी जो जीव हैं, ठीक है, सभी पदार्थ जो हैं, ठीक है, वो क्या है प्रचुर मात्रा में क्या है उपलब्ध है। सभी पदार्थों में अगर हम लोग बात करें जल की तो जल क्या है प्रचुर मात्रा में क्या है अवेलेबल है। जैसे कि आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही छोटी क्लासों से ही कि पृथ्वी पर जो है 70% क्या है, लगभग 72% लोग कहते हैं, 70 से 72% क्या है वाटर ही वाटर है। ठीक है ना, अब वाटर वो कई कई फॉर्म में हम लोग का हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि पृथ्वी पर 70% तो हम लोग पढ़ते ही आते हैं कि पृथ्वी पर क्या है 70% क्या है वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जल की बात यहाँ पे की जा रही है कि जल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जल की बात करें तो ये आपका हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। जल क्या है हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या जल बोलते हैं ऑक्साइड। इसको दिखाते हैं कैसे हम लोग H2O से, इसका जो अनुसूत्र क्या हो गया H2O हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जल क्या हो गया हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब ये आपका आवश्यकता बताया मैंने आपको कि जीवन के लिए क्या है बहुत ही आवश्यक है। सभी आपके जो सजीव हैं उनके लिए क्या है आवश्यक है। सभी सजीवों के लिए, सभी सजीवों के लिए
अत्यंत ही आवश्यक है, अत्यंत क्या है, आवश्यक है, सभी संजीवों के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, विदाउट इसके जीवन कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। ठीक है, उपलब्धता की बात करें हम लोग, तो अभी बात हम लोग कर रहे थे कि अर्थ पे क्या है 72% क्या है आपका वाटर है। ठीक है, किस पे, पृथ्वी पे, हम लोग का पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी पे क्या है 70 से 72% वाटर है। अगर हम उसकी मात्रात्मक बात करें हम लोग तो 1.4 इंटू 10 पावर आपका 9 है ना। इसका अगर आयतन की बात करें हम लोग कितना आयतन में होगा ये, तो देखिए कितना लार्ज है ये। ठीक है, 1.4 इंटू 10 पावर 9 किलोमीटर क्यूब है ना, किलोमीटर में है ना, ये ध्यान दीजिएगा किलोमीटर क्यूब है। 1.4 इंटू 10 पावर 9 किलोमीटर क्यूब आपका क्या है, आयतन के रूप में क्या ये उपस्थित है, आयतन के रूप में उपस्थित है, रूप में उपस्थित है हम लोग के अर्थ पे ये। ठीक है, अर्थ पे उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, अब इसका जो है देखिए दोस्तों, इसका जो ये जितना ये वाटर हम लोग का है, ठीक है, ये आपका कितना, आपका इसमें से मैक्सिमम जो पार्ट है इसका वो क्या है आपका, या तो भूमिगत जल है या फिर समुद्री जल है। ठीक है, इसका हम लोग बोल सकते हैं इसका जो है 97% जो है, 97 लगभग क्या है 97% ये जो है आपका 97%, या फिर इसको बोलते हैं 97.3% जो है इसका जो भाग है। ठीक है, वो कहाँ है, समुद्रों में, समुद्रों में या भूमिगत जल में है, भूमिगत जल में। ठीक है, भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो जल है उसका कितना 97% है ना, 97 या फिर 97.3% जो है आपका अभी क्या है भूमिगत जल के रूप में है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी के नीचे भूमिगत का, भूमि के नीचे जो पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है उसके नीचे क्या है कई चट्टानों की परतें हैं, उसके बीच में आपका जो बारिश का पानी होता है धीमे धीमे क्या है स्रावित होता है और जाकर के उन चट्टानों के बीच में क्या होता है एकत्र हो जाता है। उसी पानी को बोलते हैं क्या चीज, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हम लोग क्या है ट्यूबवेल है ना, और वेल जो कुएं होते हैं उनका हेल्प हम लोग लेते हैं उनको पीने के लिए। ठीक है, तो आपका इस इतना पानी तो कहाँ हो गया, या तो समुद्र में हो गया और कहाँ हो गया आपका भूमि के नीचे हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपका इसमें से केवल आपका जो है कर सकते हैं 2.7% जो है 2.7% जो वाटर है वो क्या होता है, पेय होता है जो उपलब्ध होता है। ठीक है, पीने योग्य होता है, उपलब्ध होता है। लेकिन ये 2.7 जो परसेंट वाटर है वो किस रूप में पाया जाता है, 2.7% जो वाटर है दोस्तों, ठीक है, उसका अधिकांश भाग जो है झीलों है ना, ग्लेशियरों के रूप में क्या है, जो आपका जमी हुई झीलें हैं, ग्लेशियर है। ठीक है, आपका नॉर्थ पोल पे, ठीक है, उन्हीं के वहीं पे क्या ये अवेलेबल है। ठीक है, तो 2.7% कहाँ पे हम लोग का हो गया, ग्लेशियर पे हो गया, ग्लेशियर। ठीक है, एवं जो जमी हुई झीलें हैं, जमी हुई झीलों में क्या है ये पानी क्या है एकत्र है, वही पानी क्या है आपका धीमे धीमे जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो पिघलता है और नदियों में आता है। ठीक है, और उसके माध्यम से नहरों में, और हम लोग चाहें तो जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, प्राप्त होता है हम लोग को है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो वाटर की मात्रा कहाँ है, किससे कितनी फैली हुई है। ठीक है, इसके लिए ठीक है आपका जो बात कर रहा है परिचय की, तो परिचय हम लोग दे चुके हैं इसका कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, वाटर क्या चीज है। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन देना है तो अभी इसका जो केमिकल इंट्रोडक्शन है वो नीचे हम लोग देंगे इसका। ठीक है, फिजिकल इंट्रोडक्शन की बात कर लिए हम लोग क्यों क्या है फिजिकली अवेलेबल है। ठीक है, ये जो पूरा वाटर जो हम लोग काउंट किए, ठीक है, अभी देखा हम लोगों ने कि ये कितने फॉर्म में दिखाई दे रहा हम लोग को। ठीक है, अगर वाटर कितने रूप में हम लोग प्राप्त होता है, कितने स्रोत इसके हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें इसमें वाटर के नेचुरल स्रोत की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग वाटर के स्रोत की बात कर लें, इसमें स्रोत क्या है वाटर का, नेचुरल। ठीक है, जहां से हम लोग को नेचर हम लोग को वाटर देती है। ठीक है, उससे कितने स्रोत है, तो आपका सोर्स ऑफ वाटर है ना, स्रोत, प्राकृतिक स्रोत की बात हम लोग करेंगे। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से इसके हैं। ठीक है, तो सबसे आपका जो है एक प्राकृतिक स्रोत हम लोग का क्या हो गया, वर्षा हो गया।
ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, नदी का जल हो गया, समुद्र का जल हो गया और भूमिगत जल हो गया। तो कौन कौन से स्रोत इसके होंगे, आपका वर्षा का जल, वर्षा का जल, दूसरा क्या हो गया, समुद्र का जल, ठीक है, समुद्र का जल, और आपका क्या हो जाएगा तीसरा, नदी, है ना, और आपका चौथा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, समुद्र हो गया, नदी हो गया, वर्षा हो गया, और एक आपका नेचुरल सोर्स क्या है, भूमिगत, भूमिगत जल, ठीक है। ये आपके चार मुख्य स्रोत हैं जहां से हम लोग को वाटर मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है। नदी का जल कहां से मिलता है दोस्तों, जो आपकी पहाड़ों पे जो बर्फ होती है ना, पहाड़ों पे जो बर्फ होती है, पहाड़ों पर जो बर्फ होती है, बर्फ होती है, ठीक है, वही जब पिघलती है तो क्या होती है, पहाड़ों की बर्फ से जो होती है नदी में आपका पानी के रूप में क्या हो बह करके आती है। जैसे हिमालय से निकलने वाली कई नदियां आपकी हैं, ठीक है, हिमालय की बर्फ होती है जब धीमे धीमे पिघलती है दोस्तों, ठीक है, और साथ में बारिश भी होती है, तो सभी पानी क्या है इकट्ठा होकर के नदियों में क्या है, नदियों के माध्यम से वो आता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ से क्या है, नदी का पानी होता है, ठीक है। आपका समुद्र का जल जो होता है, समुद्र का जल क्या है, आपका जो नदियों के जो पानी है वो क्या है, समुद्र में जाकर क्या होता है, इकट्ठा होता है दोस्तों, ठीक है। समुद्र, नदियां जब पहाड़ से चलती हुई आती हैं तो अपने साथ क्या है, तमाम प्रकार की अशुद्धियां अपने साथ क्या है बहा करके लेके आती हैं, और पूरी अशुद्धियां लेकर क्या है समुद्र में आती हैं। तो नदी से ही कहाँ पे आते हैं हम लोग, समुद्र में। तो समुद्र का जल क्या होता है, सबसे अशुद्ध कहा जाता है इसको, सबसे अशुद्ध जल कौन सा होता है, समुद्र का जल, सबसे अशुद्ध जल। अशुद्ध जल क्या होता है किसका, समुद्र जल होता है, खारा पानी इसको बोलते हैं हम लोग, पीने योग्य नहीं होता है, उसमें तमाम प्रकार के आपके कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, तमाम प्रकार के आपके साल्ट, है ना, विलेय और विलेय क्या है, अशुद्धियां उसमें मिली होती हैं, क्योंकि नदी जब आती है समुद्र से, सॉरी पहाड़ों पर से, तो क्या है अपने साथ तमाम प्रकार की मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर और तमाम प्रकार के जीवाश्मों को अपने साथ क्या है बहा करके लेके आती है, और जो क्या है पूरा समुद्र के अंदर जाता है, सभी नदियां निकल जाती है। इससे समुद्र के जल क्या होता है, खारा होता है, ठीक है, उसमें तमाम प्रकार के साल्ट उसमें प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, ओके ना। तो ये तो आपका समुद्र जल हो गया। वर्षा का जल दोस्तों कहाँ से मिलेगा, वर्षा का जल, वर्षा का जल वही आपका जब अभी जल चक्र का एक छोटा सा वीडियो आप है पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, आपका जो एक आदित्य कृष्णा जी ने बनाया हुआ है उसको, तो उसमें आपका उसके जल चक्र के बारे में बताया उन्होंने कि जल चक्र कैसे होता है, उसमें आपका बताया उन्होंने कि जो आपका समुद्र का जल होता है ना, समुद्र के जल को जब जब उस पर धूप पड़ती है ना, हीटिंग आती है सन द्वारा, तो उससे क्या होता है, जल वाइपर में जो समुद्र का जल है क्या है, समुद्र का ही नहीं बल्कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं, पॉन्ड्स, लेक, है ना, etc, सबका जो वाटर है वेपराइज होता है, वाष्प से बदलता है, और वाष्प पर बन के जाके ऊपर क्या होता है, बादल के रूप में क्या होता है, संघनित होता है, बादल फॉर्म करता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स से आपस में क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, और वहाँ पे जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाते हैं। और वही जल की छोटी छोटी बूंदें जब आपस में जुड़ती हैं तो उनका जो वेट भारी होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो नीचे टपकते हैं, और वही जो वाष्प बन के गया, बादल बना और संघनित हुआ वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो वही जब भारी होकर नीचे गिरते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं बारिश, बादशाह, वर्षा। क्या होता है दोस्तों, वर्षा। और जब बारिश होती है तो देखते हो दोस्तों आपका चारों तरफ हरियाली आ जाती है, और कुसुम फूल सब क्या है खिलते हैं, ठीक है, और मौसम क्या है बहुत ही सुहाना हो जाता है फूलों के खिलने से, ठीक है। फूल का एक परिभाषी क्या है, कुसुम है, और इनको देख करके आपका मन भी क्या होता है, हरा हरा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्षा का जल। तो वर्षा का जल का कारण क्या है, वाष्पन। वर्षा जल का कारण क्या है, वाष्पन है। वाष्पन के कारण क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। और वही वर्षा का जल क्या है, आपका नदियों में, पहाड़ों में आता है, ठीक है। और क्या है आपका उसी की वजह से आपका तमाम प्रकार के जो जल स्रोत और छोटे छोटे हम लोग के हैं, है ना, उन जल स्रोतों में भी क्या है पानी एकत्र होता है। और उन जल स्रोतों का जो पानी होता है दोस्तों, उन जल स्रोतों का पानी भूमि द्वारा क्या है स्रावित होते हुए क्या है धीमे धीमे पृथ्वी के अंदर जाता है, और भूमिगत जल के रूप में एकत्र हो जाता है। उसी को लोग बोलते हैं क्या चीज, भूमिगत जल। तो जल के स्रोत
बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, 4 मुख्य रूप से हम लोग के प्राकृतिक स्रोत हैं, वर्षा, समुद्र और नदी और भूमिगत जल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज का। ठीक है, इसमें बहुत ये छोटे क्लासों में भी आप लोग पढ़े होंगे, बस एक तरह से इसको जीके टाइप के बना करके हम आपको बीच में लाए हुए हैं, ताकि आपको जो छोटी छोटी बातें इससे जुड़ी हुई हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो ये तो हो गया, स्रोतों के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा जो परिचय की बात हम लोग कर रहे थे, तो एक परिचय तो हम लोग का फिजिकल हो गया, एक क्या है हम थोड़ा सा केमिकली जो केमिस्ट्री के फॉर्म में है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जल का इंट्रोडक्शन। तो जब हम लोग केमिस्ट्री के फॉर्म में जाते हैं इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो सबसे पहली बात इसकी आती है कि जल क्या है। तो कहते हैं हम लोग कि जल एक यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है जो किससे बना हुआ है? आपका हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन। तो अब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, उनका रेशियो है आपका। ठीक है, आपका जल बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रेशियो है आपका। अगर 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो एक क्या होगा? ऑक्सीजन परमाणु होगा। तो इनका रेशियो होता है 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। ठीक है दोस्तों, तो आपने पढ़ा है छोटे क्लासों में ही। ठीक है, कि अगर आपका कोई ऐसा पदार्थ जो बन रहा है जिसमें आपके एक से अधिक पदार्थ आपके इन्वॉल्व हो रहा है, एक से अधिक प्रकार के तत्व उसमें आ रहे हैं, और उन तत्वों का अनुपात अगर निश्चित है, तो उसको बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें आए हुए तत्वों का अनुपात क्या होता है? निश्चित है। ठीक है, उसको बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। तो जल में भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1 है। आप सोचोगे कि अगर इसको हम 5:2 कर लें, और जैसे 5 को हाइड्रोजन ले लें हम लोग, इसमें 5 हाइड्रोजन ले लिया और 2 को ऑक्सीजन ले लिया, तो इससे आप जल बना लेंगे, तो इस जल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जल का फॉर्मेशन तभी होगा जब उसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 2:1 में जुड़ेंगे। 2:1 के अनुपात में जब मिलेंगे, अनुपात में मिलने पर ही क्या है? मिलने पर क्या है? H2O का फॉर्मेशन होता है 2:1 के अनुपात में। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का ये क्या हुआ? बिल्कुल निश्चित अनुपात हुआ। अगर निश्चित अनुपात में रहेंगे तभी आपका क्या होगा? जल का निर्माण होगा। तो जल क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। और वैसे भी आप जानते हो कि 2 तरीके से हम लोग याद करते हैं यौगिक की परिभाषा। ठीक है ना, कि अगर आपके तत्व कैसे हो, तत्व क्या हो? तत्व निश्चित अनुपात में हो, निश्चित अनुपात में हो। अगर वो निश्चित अनुपात में होंगे तो अभी क्या होंगे? यौगिक होंगे। या फिर और सरल भाषा में बताएं तो अगर हम लोग उनको, उनका क्या है, कोई निश्चित अणुसूत्र हो, कोई निश्चित क्या हो? निश्चित अणुसूत्र हो, निश्चित अणुसूत्र हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक होता है। ऐसे आपके पदार्थ जिनका एक निश्चित सूत्र हो, जिनको एक केमिस्ट्री के केमिकल फार्मूला द्वारा क्या उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, ठीक है, उन्हीं को हम कह सकते हैं क्या है? ठीक है, कि वो आपके यौगिक हैं। अदरवाइज उनको हम यौगिक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अणुसूत्र तभी फॉर्म होता है जब उसमें हमें मालूम हो कि तत्व किस किस अनुपात में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो तत्वों का अनुपात निश्चित हो तब उनको क्या है? अणुसूत्र के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया कि जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, और यौगिक का अर्थ भी आप लोगों ने क्या किया? समझ लिया। अब जल का जो अणुसूत्र है उसको देख लीजिए। जल में अभी बताया ना आपने कि क्या है? 2 जो है आपके हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो इसका अणुसूत्र क्या हो गया? H2O हो गया, H2O। ठीक है, अब इसमें आप बढ़ाना चाहो तो 4 ऑक्सीजन कर लो, तो 4 हाइड्रोजन करोगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। 4 जैसे यहाँ पे 2:1 है, तो इसको क्या है? 4:2 भी करेंगे, है ना। तो देखो आप यहाँ काट लो उसको, 2 गुना के 4, 2 एकम 2, फिर क्या हो गया? 2:1 हो गया। ठीक है, तो आपका ये रेशियो बदलना नहीं चाहिए, 2:1 ही होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने पे वो आना चाहिए, तो हम कहेंगे क्या है? वो आपका जल है। तो जल का अणुसूत्र क्या हो गया? ठीक है ना, H2O हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और भार इसका क्या हो जाएगा? जानते हो आप दोस्तों, हाइड्रोजन का और भार कितना होता है? 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है।
तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1 हो गया, ऑक्सीजन को होता है लगभग 16, तो 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, तो इसका अणुभार कितना हो गया 18 हो गया दोस्तों। संरचना की बात करेंगे हम लोग इसकी संरचना इसकी बात करें तो आपके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़ा होता है, तो ऑक्सीजन के साथ देखो दोस्तों, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 2 4 और 2 6 को आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 3 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इन 3 लोन पेयर में से आपका, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो 2 को तो हाइड्रोजन जुड़ गए आप किसके साथ, और इसके साथ क्या है 2 लोन पेयर बचते हैं, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे क्या है बचे हुए हैं, और आपके बाकी 2 आपके जो एक लोन पेयर था उसका एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन क्या है एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, और इन लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण क्या है बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वी शेप। क्या बोलते हैं इसको, वी शेप बोलते हैं इसको। इसका जो संरचना है क्या है वी शेप में होती है, वी शेप है ना, इसको बोलते हैं वी शेप। क्या बोलते हैं इसको वी शेप। जैसे ये वी जैसा बन रहा है हम लोग का, क्या हो गया वी शेप, ये फॉर्म होता है, ठीक है, वी शेप संरचना इसकी होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग अगर वी शेप हो गया, अगर संकरण की बात करें हम लोग इसका संकरण क्या होता है, तो आप जानते हैं दोस्तों संकरण के लिए हम लोग का इसका जो है sp3 क्या होता है sp3, sp3 3 1 4, तो आप जानते हो ये आप संकरण निकालने के लिए जानते हो, वो आपके पास फार्मूला बताया था, ट्रिक बताया मैंने, संकरण निकालने का ट्रिक बताया है, आप पीछे जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बस हिंट दे रहा हूँ कि इसमें आपका सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो इसमें 2 को लोन पेयर हो गए और 2 को सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 हुआ, तो जब इनका योगफल कितना आएगा आपका 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर क्या हो गया 4, तो 4 का मतलब होता है sp3, क्या होता है sp3, ए को s और 3 को p मिला कितना हो गया 4 हुआ, तो sp3 संकरण क्या हो गया sp3 हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर बंद कोण की बात करेंगे हम लोग, इसके बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.4 डिग्री है ना, ठीक है, 104.4 डिग्री। इसका बंद कोण कितना होता है 104.4 डिग्री का इसका बंद कोण होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसमें बंद लंबाई की बात कर ले, यहीं पे अगर यही बात कर ले बंद लंबाई की, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है इनके बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड की लंबाई की बात करें, ये बॉन्ड कितना लंबा होगा, तो इसका बॉन्ड होगा 0.96 एंगस्ट्रॉम है ना, 0.96 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है, 0.96 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड की लंबाई होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की लंबाई कितनी हो गई 0.96 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी लंबाई हुई दोस्तों, ठीक है। अब क्वथनांक की बात करोगे तो ये तो बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो 373 केल्विन, 373। आप जानते हो कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273 क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। आपका अगर कोई मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको केल्विन बदलना है, तो क्या करोगे 273 जोड़ दो, 273 प्लस कितना 20 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका 293, और ये क्या कहलाएगा केल्विन कहलाएगा ये, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा केल्विन। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ये ट्रिक कहो या फार्मूला को याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस आपका 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वथनांक की बात हो गया। हिमांक की बात करें दोस्तों, इसका हिमांक क्या होता है, तो हम लोग को लगता है कि आपका जो बर्फ का हिमांक है वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। बर्फ जमता कब है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा -4 डिग्री सेल्सियस पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है बर्फ जमता है, ठीक है, और पिघलता किस पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू होता है, लेकिन पूर्ण रूप से बर्फ बदलने में क्या है उसको -4 डिग्री जाना पड़ता है। पूर्ण रूप से अगर बर्फ को बदलना है, अब पानी को बर्फ में बदलना हम लोग को है, जल को, तो क्या करना पड़ेगा -4 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसको गर्म करना, सॉरी ठंडा करना पड़ेगा, तब क्या होगा वो बर्फ में बदलेगा, ठीक है। अब गलनांक की बात कर लो तो क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे क्या है बर्फ पिघलना शुरू कर देता है, पिघलने लगता है दोस्तों, ठीक है। घनत्व की बात करोगे दोस्तों, इसका घनत्व जब बात करोगे तो 277 केल्विन कह लो, ठीक है, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री
सेल्सियस पर जो है बर्फ का मतलब पानी का जो घनत्व है सबसे अधिक होता है। पानी का जो घनत्व है सबसे अधिक, पानी का घनत्व क्या है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, 4, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घनत्व कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या बोल रहे हो आप, 277, 73 जोड़ लो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 277 केल्विन पर बर्फ, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। पानी क्या सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जल का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब इसके विलायक गुण की बात कर ले हम लोग, इसका जो विलायक नेचर है, ठीक है, विलायक नेचर की बात कर ले, तो आप जानते हो कि जल क्या है, एक प्रकार एक आदर्श विलायक माना जाता है। जल क्या है, एक आदर्श विलायक माना जाता है जल को, क्योंकि जल के अंदर अधिकांश चीजें क्या होती हैं, विलय होती हैं। जल क्या है, अधिकांश चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है, घोल लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, जल विलायक के रूप में कार्य करता है, आदर्श विलायक के रूप में कार्य करता है। तो इसका विलायक क्षमता अधिक होने का कारण क्या है, इसकी विलायक क्षमता अधिक होने का सबसे मेन कारण क्या है कि जल क्या होता है, ध्रुवीय होता है। पहली चीज तो ये है, ठीक है, ध्रुवीय होता है। क्या होता है ये, ध्रुवीय। और इसका जो परावैद्यांक होता है दोस्तों, कितना होता है, लगभग 82 का आसपास होता है। ठीक है ना, तो इसका जो ध्रुवीय नेचर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्रुवीय रहता है ये, ध्रुवीय नेचर। और इसका जो परावैद्यांक है, परावैद्यांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, लगभग 82 होता है, जो कि बहुत अधिक अपने आप में है। ठीक है, इससे अधिक भी परावैद्यांक वाले विलायक आपके प्रेजेंस है। ठीक है, लेकिन जब जल की बात करते हैं तो इसका परावैद्यांक क्या है, लगभग क्या है, 82 है। इसकी वजह से जो है आपका वो जल क्या है, एक आदर्श विलायक की भांति क्या करता है, कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, अगर भौतिक नेचर की बात करें हम लोग, इसके भौतिक गुण क्या है, भौतिक नेचर क्या इसके हैं, तो भौतिक नेचर क्या है, ये रंगहीन होना चाहिए। जो शुद्ध द्रव है वो कैसा होगा, रंगहीन होगा, उसके अंदर कोई कलर नहीं होना चाहिए, रंगहीन। उसके अंदर कोई गंध नहीं होनी चाहिए, रंगहीन क्या, और गंधहीन होना चाहिए। और उसका कोई अपना स्वाद भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, स्वाद भी नहीं होता है, स्वादहीन होता है ना। तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। ठीक है, अब ये तीन चीज मैं बता दी आपको। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर जितने भी हम लोग जल देखते हैं तो उनमें कोई ना कोई कलर होता है, ठीक है, स्वाद भी होता है उसके अंदर, और कुछ जलों में क्या है, गंध भी होती है। तो इसका आंसर आपको जाना पड़ेगा किसके पास, आदित्य कृष्णा के पास, जो जल चक्र पढ़ाए थे आपको। ठीक है, अब उनसे मिलने से पहले जो है तो मैं बता दूं आपको, ठीक है, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ गायब हो गए पता नहीं चल रहा उनका इसमें। ठीक है, तो रंगहीन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमें जब समुद्र का जल चाहे नॉर्मल जल देखते हैं तो मटमैला, भूरा, नीला, है ना, इस प्रकार का, हरा नीला, है ना, अनेक प्रकार के रंगों में क्या हम लोग का कलर दिखाई देता है। तो आपको सुना है ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो पानी कहता है जिसमें मिला दो मेरा रंग वैसा। ठीक है ना, तो पानी में हम जो चीजें मिला देते हैं, या पानी को जिसे मिला देते हैं, तो जैसा उसका कलर होता है वैसा कलर क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बता दें कि जो आपका जो ये आपका इसका जो हरा नीला रंग दिखाई देता है, ठीक है, समुद्र का, है ना, चाहे जो नॉर्मल वाटर है उसका, तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब ये पतली परतों में रहेगा, ध्यान रहा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पतली परतों के रूप में रहेगा ये, पतली परतों के रूप में, पतली परतों के रूप में इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, उसका भी कारण है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, पतली परतों के रूप में इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब मोटी परतों में जाता है ये, जब मोटी परत में कोई जल है उसको देखेंगे, मोटी परतों वाले जल को जब देखेंगे, मोटी परतों वाले जल का जो रंग है वो क्या है, हरा नीला कह सकते हैं आप, कि हरा नीला होता है। तो इसका कारण आपका दोस्तों वही है, जल का प्रकीर्णन, अरे सॉरी, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, ठीक है, आपका जो जल है मोटी परतें रहती हैं तो उसमें कई बार उसका परिवर्तन अपवर्तन होता है उसका, ठीक है ना, परिवर्तन और अपवर्तन घटना उसमें होती है परतों के बीच में, जिससे आपका जो है वो जल है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण वो क्या होता है, हरा नीला दिखाई देता है। ठीक है, बाकी कलर पार कर जाते हैं और हरा नीला क्या है, पार नहीं कर पाता है, जब प्रकृति होता है फैल जाता है। ठीक है, तो उसको पढ़ना है तो फिजिक्स में जाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अभी उसको डिटेल पढ़ना है तो आप उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल आपका मोटी परत वाला जो जल रहेगा उसका रंग क्या है, हरा और नीला,
अगर पतली परत वाला जल है तो उसका कोई कलर आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। अब गंध की बात करोगे तो गंध क्या है, चाहे स्वाद क्या है, गंध और स्वाद दोनों जो है उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों के कारण ही उस जल के कारण क्या है, जल के अंदर कोई स्वाद या कोई गंध आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के जो साल्ट्स होते हैं, है ना, नाइट्रेट वगैरह भी आते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, क्लोराइड लोड भी आता है ना। तमाम प्रकार के जो साल्ट्स हैं, लवण है, उन्हीं के कारण क्या है, उस जल के अंदर कुछ रंग या गंध या फिर स्वाद क्या है आपको देखने को मिलता है। लेकिन शुद्ध जल रहेगा तो उसमें कोई भी रंग नहीं होगा, कोई भी गंध नहीं होगी और कोई भी स्वाद उसके अंदर नहीं होता दोस्तों। तो ये आपका क्या था, उसका कुछ भौतिक पहचान थी जल की, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लो थोड़ा सा पेयजल की बात करेंगे हम लोग। पेयजल क्या होता है, पीने योग्य जो जल होता है उसको बोलते हैं पेयजल, ठीक है दोस्तों। जो पीने योग्य जल होता है उसको क्या बोलते हैं, पेयजल। अब पेयजल पीने योग्य जल कौन होता है, तो पीने योग्य जल वही होगा जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की अविलेय अशुद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। वो क्या है, पारदर्शी होना चाहिए, रंगहीन गंधहीन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपका जो WHO है उसने निर्धारित किया हुआ है कि हमें किस प्रकार का जल पीना चाहिए। तो उसमें हम लोग जैसे अभी क्या कर रहे हैं कि शुद्ध जल जो है पारदर्शी हो, स्वच्छ हो, उसमें कोई अशुद्धि न हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे अशुद्धि से मतलब क्या है कि जो अवांछनीय आपके सॉलिड्स हैं, अवांछनीय, जैसे आपका उसमें अंदर आर्सेनिक आ जाता है, लोहा आ जाता है ना, इस प्रकार के कुछ कहीं कहीं सीसा की मात्रा भी कुछ उसके अंदर आती है कहीं कहीं पे। तो इस प्रकार के जो आपके जो ऐसे अशुद्धियां जो उसमें अविलेय हो, ठीक है, वो हम लोग के स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं, तो अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन WHO कहता है कि नहीं, कुछ जो है साल्ट्स नेसेसरी हैं, जैसे कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, है ना, कुछ कैल्शियम के साल्ट हैं, मैग्नीशियम के साल्ट्स हैं, वो क्या है जल में होने चाहिए, लेकिन एक न्यूनतम मात्रा में होना चाहिए, उससे अधिक मात्रा में वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका शुद्ध जल जो पेयजल होता है, हम लोग उसी के बेस पे कहेंगे कि उसमें क्या है, अविलेय अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। विलेय अशुद्धियां हैं जो क्या है, सुपाच्य हम लोग के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, वो हो सकती है उसके अंदर। तो शुद्ध होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए और गंधहीन होना चाहिए दोस्तों। उसमें अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, है ना, इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो उसमें नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जैसे आपके कुछ जल जो होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जल सड़ रहा है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, तो आपका जल जो है स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कीटाणुओं रोगाणुओं का उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, रोगाणु कीटाणु उसके अंदर नहीं होने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। उसमें आप देखोगे जल से होने वाली तमाम बीमारियां हैं, डायरिया है, पेचिस है ना, ये सब बीमारियां हैं जल से होती हैं, पेट संबंधी बीमारियां अधिकांश हो जाती हैं हम लोग को, जब हम लोग क्या है जल को जो अस्वच्छ जल है, दूषित जल से हम लोग कहते हैं, प्रदूषित जल, उसको जब हम लोग पीते हैं तो जल प्रदूषण के कारण भी आपको बताया गया है, ठीक है। आपको एक चैप्टर जल पढ़ाया है मैंने, उसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, फिल्टर के आरओ के बारे में, ठीक ना, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाया था केमिस्ट्री में, तो उसमें पढ़ाया हुआ है मैंने कि आरओ क्या है, आरओ मशीन कैसे काम करती है, फिल्टर मशीन, ठीक है, और उसमें हम लोग जलों का शोधन कैसे करते हैं और जल के कुछ जो बायो इंडेक्स हैं वो किस प्रकार से हैं दोस्तों, ठीक ना। तो उसको आप देखेंगे तो पूरा डिटेल और आपको और मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पे पेयजल वही होगा जिसमें अविलेय शुद्धियाँ न हो, ठीक है, रोगाणु विषाणु न हो, कोई गंध न हो, है ना, बिल्कुल क्या हो, पारदर्शी हो, वही क्या है आपका शुद्ध जल है दोस्तों, ठीक है, उसी को हम लोग पी सकते हैं। अब जलों के शोधन की बात करेंगे तो ये तो नॉर्मल बात है। जलों के शोधन के लिए आप जो है तमाम प्रकार के, जैसे पुराना मेथड जो गांव में इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बोलते हैं घड़ा मेथड। तो उसमें क्या है, एक घड़े के नीचे एक दूसरा घड़ा के नीचे तीसरा, कई घड़े एक के ऊपर एक रख लेते हैं और घड़ों के नीचे क्या है होल कर लेते हैं, ठीक है, और सबसे ऊपर भी घड़े में क्या है पानी रखते हैं और नीचे वाले घड़ों में क्या है आपका, एक घड़े में क्या किया, बालू रख लिया, फिर उसके नीचे कोई घड़ा रखा, उसके अंदर क्या है चूना रख लिया आपने, फिर उसके नीचे कोई कोयला रख लिया, है ना, इस प्रकार से कुछ आपने कई घड़ों में आपका शोधक रख लिए। जब ऊपर से हम लोग क्या है पानी जो जिस घड़े में रहता है, जब उसमें पानी टपकता है तो दूसरे घड़े में आया तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ क्या हो गई, चूने में अवशोषित हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में क्या होती हैं, अवशोषित हो जाती हैं, कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में, है ना। तो तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ क्या है कैल्शियम में वहाँ पे अवशोषित हो जाएंगी। और फिर वहाँ से जो पानी निकल के आएगा तो कुछ कोयले में आएगा, तो वहाँ पे क्या है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाए, और भी कार्बन के ऑक्साइडों, कार्बन के कार्बोनेटों के रूप में क्या हो अलग हो जाती हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से निकलने वाला जो द्रव होता है, ठीक है, ऐसे ही कई पात्रों में रख करके क्या उसका शोधन कर लेते हैं। तो ये आपका घरेलू कह सकते हैं मेथड या फिर ग्रामीण मेथड इसको लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर नगरों की बात करें, नगरीय मेथड में नगरों की बात करेंगे, शहरों में, तो वहाँ पे जो आपका आरओ मशीन है, फिल्टर मशीन है, ठीक है,
उसके अलावा जो है आपका जल का शोधन करने के कई तरीके वहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे ओजोनीकरण है, जीवाणुनाशक के इस्तेमाल से निथार करके, है ना, तमाम वहाँ पे क्या है आप करते हो शोधन उनका, ठीक है। तो निथारना आप समझते ही हो, ठीक है, अवसादन जिसे बोलते हो, ठीक है ना। उसमें आपका जो एल्युमिनियम है, पोटेशियम है ना, उनको मिला करके क्या है अवक्षेपण करते हैं, जिससे आपका शुद्धियाँ क्या होती हैं नीचे चली जाती हैं। फिटकरी मिलाने पर भी जल का शोधन हो जाता है। जो आपके मिट्टी उट्टी कण होते हैं क्या है आपके जो एल्युमिनियम पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज वाले बनते हैं, उनके साथ क्या होते हैं वो कोलिगेट होकर के भारी आकार ले लेते हैं और क्या है नीचे बैठ जाते हैं, निथार लेते हैं उनको, हम जल को, ठीक है। जीवाणुनाशक में आप जैसे पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं हम लोग, है ना, जल को अल्ट्रावायलेट रेज से क्या है गुजारते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपका जो जीवाणु विषाणु या इस प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं, जल क्या होता है शुद्ध हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है लाल दवा का नाम सुने होंगे, जो पहले कुओं में डाली जाती थी, ठीक है। आज भी जो आपके जो नगरों में बड़े बड़े टंकी बनती है जिससे आपका घर में सप्लाई होती है, ठीक है, उसमें क्या है आज भी जो है लाल दवा सूत्र क्या होता है KMnO4, है ना, KMnO पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हो लाल दवा, क्या बोलते हैं लाल दवा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लाल दवा ये आपका कुओं में डाली जाने दवा है, ठीक है। आप जो है आपका हैंड पाइप होता है उसके पाइप में डाली जाती है, और साथ ही साथ ये आपका जो पानी की टंकियाँ होती है उसमें क्या है लाल दवा का उपयोग किया जाता है पानी के शोधन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ आपका ओजोनीकरण, लाल दवा है, जीवाणुनाशक आपका जो आर्क लैंप है वो हो गया, निथारना हो गया, औषधन हो गया, है ना, ये सभी क्या है आपके जलों को शोधित करने की विभिन्न तरीके हैं जो शहरों और गाँव में आपके होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका जल का कुछ एक छोटा सा परिचय, ठीक है। अभी जल के बारे में हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जल का पेयजल और सामान्य शोधन हो गया हम लोग का। अब क्या है जल के प्रकार अशुद्धि के आधार पे, तो जल के अंदर जो शुद्धियां होती हैं आपको जो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होते हैं, उन्हीं के आधार पे जल को हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं, कठोर जल और मृदु जल, कठोर जल और मृदु जल, ठीक है दोस्तों। तो जल की जो कठोरता है कैसे दूर करेंगे, जल की कठोरता से क्या लाभ है क्या हानि है, ठीक है, किस प्रकार से उनको दूर करेंगे, शोधन की विधियां क्या हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन सर में।